Our today's topic of book review is The Man on Horseback, the role of military in politics. ये बुक सैमुअल फाइंडर की लिखी हुई है जो 1962 में लिखी गई, बट इट इज स्टिल रेलेवेंट टू आवर पॉलिटिकल सिस्टम। आजकल हर तरफ रोल ऑफ मिलिट्री इन पॉलिटिक्स के तस्करे हैं। कोई किसी को ब्लेम करता नजर आता है, कोई किसी अंदाज में तबसरा करता नजर आता है। तो हमें जरूरत महसूस हुई कि हम रोल ऑफ मिलिट्री के तमाम डायमेंशंस को कवर करें। हम आपको बताएं कि किस तरह से मिलिट्री अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करती है, या मिलिट्री इंटरवेंशंस की हिस्ट्री क्या है, क्या ये अभी ही तो नहीं स्टार्ट हुई, इसका कोई बैकग्राउंड भी है या नहीं, क्या मिलिट्री की कोई वीकनेस भी है, या मिलिट्री जब इंटरवेंशन करती है तो वो कौन सी मेथोडोलॉजी अपनाती है, या फिर मिलिट्री कौन सी ऐसी टेक्निक्स यूज करती है कि जब वो इंटरवेन करती है तो वो अनचैलेंज रहता है, लोग ऑटोमेटिकली उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर्स में मिलिट्री किस लेवल तक इंटरवीन करती है। ये तमाम डायमेंशंस इस बुक में कवर किए गए। इस बुक के टोटल 12 चैप्टर्स हैं और वन बाय वन एक सीक्वेंस के साथ जो ऑथर वो तमाम डायमेंशंस को, तमाम टॉपिक्स को कवर करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में वो स्टार्ट लेते हैं हिस्ट्री से, यानी 1962 में लिखी गई। उस टाइम पे वो हिस्ट्री का बैकग्राउंड बताते हैं और करंट डायनामिक्स बताते हैं। तब वो बताते हैं 1962 में ये बुक लिखी जा रही, तो वो इमीडिएट हिस्ट्री में जाते हैं 1945 से लेके अब तक कहां कहां पे इंटरवेंशन हुआ। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जो पहला मार्शल लॉ लगा था वो 1958 में लगा था, जो 1962 तक एज अ मार्शल लॉ ही कंटिन्यू रहा। लेकिन उसके बाद भी जनरल अयूब खान ने रूल किया टिल 1969। तो जब ये बुक लिखी गई उस वक्त पाकिस्तान में भी मार्शल लॉ था और पाकिस्तान का भी इस बुक में बार बार हवाला दिया गया। तो उसी दुरानिया में यानी 1945 से लेके 1955 तक इन 10 सालों में 15 स्टेट्स came into being on the globe. In new 15 states अनाउंस हुई, या यूं कह लें कि डेमोक्रेटिकली इंडिपेंडेंट हुई 15 स्टेट्स 1945 से लेके 1955 तक। यानी यहाँ पे मुख्तलिफ कॉलोनीज रही है तमाम स्टेट, यानी यूके, फ्रांस या डिफरेंट कंट्रीज ने यहाँ पे होल्ड किया हुआ था। बाद में डेमोक्रेटिकली ये आज़ाद हुई और एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। तो 15 रियासतें ऐसी थी जो 1945 से 1955 तक भारत वजूद में आई। उन 15 में से 9 रियासतों में मिलिट्री इंटरवेंशन हो चुका था।
उन 15 रियासतों में जो 1945 से 1955 के दौरान वाज़े वजूद में आई, जिनमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है, उन 15 में से 9 जो स्टेट्स थी जिन्हें मिलिट्री को सफर करना पड़ा। थोड़ा सा मजीद बैकग्राउंड पे जाएं तो 1918 के बाद, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार तक, यानी 1918 से 1944 तक 13 स्टेट्स माज़ वजूद में आई। 13 स्टेट्स जो न्यू थी वो फॉर्म हुई। उन 13 स्टेट में से 6 स्टेट को एक्सपीरियंस करना पड़ा मिलिट्री को। यानी इस चीज से हमें एक बात तो मालूम हुई कि ये जो मिलिट्री इंटरवेंशन है ये कोई नई बात नहीं। दूसरी हमें ये बात मालूम हुई कि ये जो मिलिट्री इंटरवेंशन है ये खास एरियाज में है, स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरियाज हैं जहां पे मिलिट्री इंटरवेंशन होता है, जिनमें मिलिट्री मिडल ईस्ट है, साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका या यूरोप में जो बेल्टिक स्टेट्स हैं वहां पर मिलिट्री इंटरवेंशन होती रही। और हमें यह भी पता चला कि ऐसे ममालिक में इंटरवेंशन हुई कि जो जहां पे कॉलोनियल ओलिगार्कीज थी, यानी पहले एक स्पेसिफिक ग्रुप हुकूमत करता था, या जिस मुल्क ने अपनी कॉलोनी बनाई हुई थी तो वो एक स्पेसिफिक ग्रुप को सपोर्ट करते थे ताकि वो वहां पे रूल कर सके। तो जब वो मुल्क वहां से चला गया, वही रूलिंग ओलिगार्कीज वहां पे रही और बाद में भी वही हुकूमत करती रही। तो ऐसे ममालिक में मिलिट्री इंटरवेंशन ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे प्योर डेमोक्रेसी नहीं थी। जिन ममालिक में प्योर डेमोक्रेसी नहीं या एक स्पेसिफिक ग्रुप हुकूमत करता रहा, जिस तरह से पाकिस्तान में वही जगीरदार जिन्हें अंग्रेज नवाजते रहे, जिन्होंने अंग्रेजों से वफादारी निभाई, वही बाद में हुकूमत में आ गए। सिकंदर मिर्जा मीर जाफर के खानदान से अभी हालिया भी अगर आप बड़े देखें अपने मुल्क के, इनमें से अक्सर वो हैं कि जो लोग अंग्रेजों से वफादार रहे, इनके बाप दादाए, ये जो बड़े हमारे यहाँ आस्थाने थे, बड़े जगीरदार थे, ये वही लोग थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, अंग्रेजों को सपोर्ट किया। तो जब अंग्रेज चले गए तो ये उनके पास यहीं पर रहे। तो ऐसे ममालिक में मिलिट्री इंटरवेंशन ज्यादा हो। तो पहले चैप्टर में जो रिजल्ट निकला कि मिलिट्री इंटरवेंशन ऐसे ममालिक में बहुत कम देखने में आई कि जहां पे प्योर डेमोक्रेसी थी। कॉलोनाइज कंट्री में ये ज्यादा थी, यानी जहां पे प्योर डेमोक्रेसी थी वहां पे मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं हुआ। वहां पे मिलिट्री इंटरवेंशन इतना आसान होता नहीं। जबकि इसके बरक्स अगर देखें तो जहां पे प्योर डेमोक्रेसी होगी तो वहां पे आसानी से इंटरवेंशन हो सके। सेकंड चैप्टर में ऑथर एस ए फाइनल डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रेंथ्स ऑफ मिलिट्री को, कि मिलिट्री की कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं मिलिट्री की कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है कि जिनको यूज करते हुए वो आसानी से इंटरवेंशन कर सकते हैं, जो कर लेते हैं। उसके उन्होंने 5 डिस्टिंक्ट फीचर्स बताए कि 5 ऐसी खसूसियात है आर्मी में जिसकी वजह से वो आसानी से हुकूमत में आ जाते हैं। फर्स्ट वन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ कमांड, यानी एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, एक डिसीजन मेकिंग पर्सन होता है, जो वो कहता है वही पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हो जाता है। ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ कमांड ब्यूरोक्रेसी में भी है, पॉलिटिकल पार्टीज में भी है, लेकिन वहां पे इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है।
इसी तरह स्ट्रॉन्ग हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। सेकंड फीचर इज अ स्ट्रॉन्ग हायरार्किकल स्ट्रक्चर। एक कंप्लीट हायरार्की है, एक के बाद ऊपर दूसरा, और वो उसके अहकामात मानने का पाबंद है। एक स्ट्रॉन्ग हायरार्की, वन देन अनदर देन अनदर देन अनदर, एक के बाद एक। और ये चीजें मैंने जिस तरह पहले बताया कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज में भी है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, लेकिन वहां पे स्ट्रिक्ट नहीं है। जब स्ट्रिक्ट नहीं है तो वहां पे डिफेक्शन हो जाती है। इस तरह अभी करंटली आपने देखा होगा कि इमरान खान के अपनी पार्टी के अरकान मुनहरिफ हो गए। तो सेंट्रलाइजेशन थी, हायरार्की भी थी, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिसकी वजह से ये डिफेक्शन हो जाते। जबकि इसके बरक्स आर्मी में डिसिप्लिन है, वहां पे डिफेक्शन चांस नहीं है। अगर डिफेक्शन हो तो उसकी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। इसी तरह फोर्थ जो डिस्टिंक्शन है इनकी, वो है इंटर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है आर्मी की। इंटर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होती है मिलिट्री यूनिट्स के दरमियान। वो एडवांस जो फोर्सेस होते हैं उनको यूज कर रहे होते हैं। हर दौर में तमाम कंट्रीज में जो मिलिट्री की कम्युनिकेशन अपनी अलग से उन्होंने अपनी डेवलप की होती है सिविल सोसाइटीज के अलावा। तो यानी वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे होते और फास्ट सर्विस होती है। और ऐसे भी इलाके जहां पे सिग्नल्स नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, लाइक सियाचिन, वहां भी उनकी जो कवरेज होती है, कम्युनिकेशन होती है, वो कंटिन्यू रहती है डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। तो ये इनका एक डिस्टिंक्ट फीचर है कि स्ट्रॉन्ग इंटर कम्युनिकेशन है बिटवीन द मिलिट्री यूनिट्स। फिफ्थ डिस्टिंक्ट फीचर इज सोसाइटल आइसोलेशन। मिलिट्री जो ऑफिशियल्स होते हैं वो सिविल ऑफिशियल से मिलते नहीं है, उनकी पार्टीज में, उनकी सेरेमनीज में नहीं आ रहे होते। उनकी अपनी सोसाइटीज हैं, अपने कैंप्स बने हुए हैं, वो उन्हीं सोसाइटीज में रहते हैं, उसी कल्चर में वो डेवलप होते हैं। उनका जो सोसाइटी के बाकी अफराद के साथ जो रिलेशन है वो इतना नहीं होता। एक अलूफ पीरियड वो गुजार रहे होते हैं, एक अलूफ लाइफ वो गुजार रहे होते हैं। तो ये 5 डिस्टिंक्ट फीचर्स थे जो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है आर्मी। तो स्ट्रेंथ के साथ साथ वीकनेस भी होती है। अब आर्मी की ऐसी कौन सी वीकनेस है कि जिसकी वजह से वो आसानी से हुकूमत पे तो संभाल लेते हैं, इंटरवेन इंटरवेन तो कर लेते हैं, लेकिन उसको ज्यादा देर तक प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। क्यों? मार्शल लॉ के बाद डेमोक्रेसी अगेन आ जाती है, चाहे वो पूरी डेमोक्रेसी ही क्यों ना हो। लेकिन मिलिट्री रूल, मार्शल लॉ ज्यादा देर तक बाकी नहीं रहता। इसकी वजूहत क्या है? तो मेन वल्नरेबिलिटीज या वीकनेस है आर्मी की। पहली, टेक्निकल इनएबिलिटी। टेक्निकल इनएबिलिटी, तो वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, यानी उनके पास इकोनॉमिक्स नहीं होते, उनके पास अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं होते, या जो अदर टेक्निकल एक्सपर्ट्स उनके पास नहीं होते। उन्हें इस वजह से जो सिविल इंस्टीट्यूट्स हैं, सिविलियन लॉ मेकर्स हैं, जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब भी मार्शल लॉ लगा है तो उन मिलिट्री रूलर्स ने फौरी सिविलियंस को अपने साथ शामिल करने की कोशिश की है, शामिल किया है। क्यों? क्योंकि आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो तो डिफेंस की है। उनकी तो बॉर्डर पे रहने की ट्रेनिंग है,
उन्हें फिर सिविलियन इकोनॉमिस्ट की जरूरत है, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत है, यानी सिविलियंस की जरूरत होती है। ये एक फर्स्ट वीकनेस इनकी, टेक्निकल इनएबिलिटी। सेकंड वन इज लैक ऑफ लेजिटिमेसी, लैक ऑफ टाइटल टू गवर्न, लैक ऑफ मोरल इनएडुकेसी, यानी बाय लॉ इनको इजाजत नहीं है, बाय लॉ उनको इजाजत नहीं। मोरली भी जो सोसाइटी है वो एक्सेप्ट नहीं करती कि किस तरह एक पर्सन जिसको हमने जिम्मेदारी दी है बॉर्डर की, वो आके हम पर हुकूमत शुरू कर दे। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग कल्चर्स में, यानी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कल्चर्स में अगर कभी इस तरह का सीन बने भी तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि इसको लेजिटिमेट करें। पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि जब भी मिलिट्री रूलर्स आए, जब भी मार्शल लॉ लगा, उन्होंने पूरी उसको लेजिटिमेट करने की कोशिश की बाय लॉ या बाय इलेक्शंस, बाय रेफरेंडम। वो कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से वो इस टाइटल को खत्म करके पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन जाए। एक बड़ी मजे की यहाँ पे कोटेशन है इसी बुक में कि रूल बाय फोर्स अलोन, a threat of force is inadequate। कि सिर्फ फोर्स के जरिए से आप रूल करने की कोशिश करें या फोर्स की धमकी दें, क्योंकि आर्मी के पास फोर्स की ताकत है, तो फोर्स की वजह से अगर आप रूल करने की कोशिश करें तो यह नाकाफी होता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए, एक अथॉरिटी होती है, उसे रिकॉग्नाइज किया जाए एज अ राइटफुल गवर्नमेंट, एज अ लॉफुल गवर्नमेंट। तो ये जो लेजिटिमेसी होती है ये आप मिलिट्री के पास नहीं होती, तो लोग इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे होते। इस वजह से मिलिट्री को अपना रूल खत्म करना पड़ता है, दोबारा से वापस डेमोक्रेसी की तरफ जाना पड़ता है। ये थे मिलिट्री की स्ट्रेंथ एंड मिलिट्री की वीकनेस, कि जिसकी वजह से वो इंटरवेंशन तो कर लेते हैं लेकिन उस इंटरवेंशन को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। अब इंटरवेंशन करते क्यों है, मिलिट्री के मोटिव्स कौन से होते हैं कि जिसकी वजह से वो इंटरवेंशन करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोफेशनलिज्म। उनको प्रोफेशनल, उनका प्रोफेशन मुल्क का दिफा करना है। अब जब वो देखते हैं कि मुल्क में अनारकी की सिचुएशन बनी हुई है, हालात कंट्रोल में नहीं है, तो वो फिर यह मुल्क को खतरा है तो वो इंटरवीन करते हैं। बार दफा वो खुद भी ये माहौल बना रहे होते हैं, और जब अनारकी क्रिएट हो जाए तो वो मीडिया के जरिए से, राइटर्स के जरिए से, बुक्स के जरिए से वो माहौल क्रिएट करते हैं कि लोग खुद उनको दावत दें टू इंटरवीन। फर्स्ट वन इज प्रोफेशनलिज्म, कि उनका प्रोफेशन उनको दिफा के लिए कहकर वो समझते हैं कि यहाँ पे हमें दिफा करना चाहिए, हमारे मुल्क को हमारी जरूरत है। फर्स्ट मोटिव इज प्रोफेशनलिज्म। सेकंड वन, देयर इंस्टीट्यूशनल और सेक्शनल इंटरेस्ट, तो उनके इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट होते हैं, जब उन पर कंप्रोमाइज किया जाए या उन पर कंप्रोमाइज होने लगे तो वो फिर इंटरवेन करते हैं। जैसे जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने सिविल सुप्रीमेसी की कोशिश की, मिलिट्री को साइडलाइन करने की, मिलिट्री रोल को साइडलाइन करने की कोशिश की, तो जिस बहाने से, जिस तरह से भी उसके साथ जो किया गया वो आप सब जानते हैं। तो मिलिट्री या इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट या उनका सेक्शनल इंटरेस्ट पे बात आए तो वो उसमें कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, या उनके जो कारपोरेट इंटरेस्ट है, जो उनकी कंपनीज हैं, जैसे पाकिस्तान में फौजी फाउंडेशन है,
अस्करी बैंक्स हैं, DHAs हैं, ठीक है, मिलिट्री फाउंडेशन। तो ये उनकी कारपोरेट सेक्टर होता है। जब उनके कारपोरेट इंटरेस्ट इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट है उससे कंट्राडिक्ट करें, अपोजिट आ जाए, तो मिलिट्री फिर अपने कारपोरेट इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए भी इंटरवीन करती है। तो थर्ड वन इज कारपोरेट इंटरेस्ट, या फिर इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो जो मिलिट्री चीफ हो उसको किसी किस्म का खतरा लग जाए उसकी पोजीशन को, उसकी डेजिग्नेशन को, तो जब मिलिट्री चीफ खुद को खतरे में महसूस करे, देन भी वो कर सकता है टुवर्ड्स द इंटरवेंशन। ये कुछ मोटिव्स हैं कि जब उनके नेशनल इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, कारपोरेट इंटरेस्ट को या प्रोफेशनल इंटरेस्ट को खतरा महसूस हो, देन वो इंटरवीन करते हैं इन द पॉलिटिक्स। अब इंटरवेंशन उनके मूड पे भी डिपेंड करती है। इंटरवेंशन मिलिट्री के मूड पर भी डिपेंड करती है कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी होती है। आर्मी पर्सन के अंदर एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है कि सिर्फ हम ही हालात को ठीक कर सकते हैं, जिस किस्म की भी सिचुएशन हो हम ही डील कर सकते हैं। और आपने सोसाइटी में ऑब्जर्व भी किया होगा, मिलिट्री पर्सन की साइकी को, या डिफरेंट अभी इंसिडेंट भी हो रहे होते हैं। वो कर्नल की बीवी का इंसिडेंट हुआ, किसी जनरल के बेटे का इंसिडेंट था, तो वो सिविलियन के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी बरकरार रखना चाहते हैं या खुद को वो सुपर समझ रहे होते हैं। तो ये उनकी सेंस ऑफ सुपीरियरिटी भी उन्हें कहती है कि यू शुड डोमिनेट। या फिर जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, जैसे अभी पाकिस्तान में वो एक माहौल बनाया गया कि जनरल फैज हमीद के मामले पे मिलिट्री के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान डिफरेंसेस क्रिएट हो गए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया। तो मे बी जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए या डिफरेंसेस आ जाए, तो आर्मी जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होती है, ग्रीवेंसेस का शिकार होती है, देन वो इंटरवेंशन की कोशिश करती है। तो ये आर्मी के मूड पर भी डिपेंड कर रहा होता है। या फिर अपॉर्चुनिटी, जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रॉपर। अब उनको अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी, तो जो सिविलियन इंस्टीट्यूट्स हैं वो डिपेंड करें मिलिट्री पे। जैसे पाकिस्तान में 1954 में जब तहरीक चली खत्म नबूवत की, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। तो उन्हें महसूस हुआ कि जो सिविलियन इंस्टीट्यूट्स हैं वो हालात को नहीं संभाल सकते, हम संभाल सकते हैं। सैलाब आता है या कोई और आफत आती है, कैलेमिटीज होती है पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में, तो जब आर्मी को बुलाया जाए सिविल इंस्टीट्यूट्स की मदद के लिए, या सिविलियन इदारे डिपेंड करना शुरू करते हैं मिलिट्री पे, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। या फिर एक सिविल वार लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तहरीक चल जाए, हुकूमत से भी कंट्रोल नहीं हो रही, तो वो तहरीक भी इतनी ताकतवर है, एक सिविल वार सिचुएशन मान लिया कंट्री के अंदर, तो मिलिट्री को अपॉर्चुनिटी मिलती है। या फिर पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाए, या फिर एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाए कि ऐसी सिचुएशन बन गई जिस तरह 1977 में तहरीक चली, वो इतनी ताकतवर थी कि हुकूमत के लिए कंट्रोल करना मुश्किल है। अब हुकूमत की रिट भी बाकी नहीं रहती, लोग सिविल नाफरमानी शुरू कर देते हैं, तो हुकूमती रिट भी नहीं है और कोई दूसरा भी पावर में नहीं है, एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इस पावर वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए भी आर्मी इंटरवेंशन करती है। दूसरा, आर्मी जो टेक्निक यूज करती है, जो अपॉर्चुनिटी यूज करती है, वो उनकी
पॉपुलैरिटी है कि सब लोग आर्मी को पसंद कर रहे होते हैं, आर्मी को चाहते हैं, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके हुकूमत में ही आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आर्मी अवेल करती है फॉर इंटरवेंशन, या इन अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए आर्मी इंटरवेंशन जब करती है तो वो डिफरेंट लेवल्स पे करती है। यानी लेवल्स ऑफ इंटरवेंशन होते हैं। इस बुक में 4 लेवल्स ऑफ इंटरवेंशन मेंशन है कि फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरवेंशन क्या हो सकता है, इन्फ्लुएंस, कि जहां पे उनके इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट की बात हो तो वहां पे वो अपना इन्फ्लुएंस बनाए, वो हुकूमत पे असरअंदाज हो कि हुकूमत को ये करना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन भी, लॉ भी उनको इजाजत देता है इस इंटरवेंशन कि जहां पे डिफेंस की बात है तो आर्मी का हक बनता है कि वो बताए, उनके पास इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन है थ्रू सीक्रेट एजेंसी, तो वो शेयर करें, मशवरे में शरीक हो। तो इन्फ्लुएंस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरवेंशन, और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कल्चर में ये एग्जिस्ट कर रहा होता है। या फिर एक लेवल मजीद बढ़ता है, तो आर्मी या मिलिट्री ब्लैक करना शुरू कर देती है, वो डिफरेंट प्रेशर टेक्निक्स को यूज करती है टू ब्लैकमेल द गवर्नमेंट। इस किस्म के टैक्टिक्स का जो यूज है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी इजाजत नहीं, कोई इसका स्कोप नहीं कि आप अपने सेक्शनल, इंस्टीट्यूशनल या इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेव करने के लिए हुकूमत पे दबाव बनाए, डिफरेंट प्रेशर टैक्टिक्स हैं उनको यूज करें। तो लेवल 3 है वो डिस्प्लेसमेंट है। सेकंड लेवल इज प्रेशर टैक्टिक्स, ब्लैकमेलिंग, ब्लैकमेल करना हुकूमत को कि हमारी इस बात को माने वरना हम ये करेंगे, प्रेशराइज करना, ये सेकंड लेवल है। थर्ड लेवल इज डिस्प्लेसमेंट, हुकूमत चेंज कर देनी, एक हुकूमत की जगह दूसरी हुकूमत लेके आ जाना। जिस तरह अभी करंटली पाकिस्तान में हुआ, जो इल्जाम लगाया गया कि चूंकि पाकिस्तान उनके इख्तलाफात थे तो इसलिए उन्होंने एक हुकूमत को चेंज करके दूसरी हुकूमत ले, तो वो डायरेक्टली हुकूमत में नहीं आते, आर्मी खुद हुकूमत में नहीं आती, वो क्या करते हैं कि रूलिंग पार्टी को चेंज कर देती है। बजाय डायरेक्ट इंटरवेंशन के वो सिंपली सिर्फ टर्न देते हैं रूलिंग पार्टी को, जो पार्टी उनके ट्रस्ट को नहीं कर रही होती उनको साइडलाइन करते हैं, उसकी जगह दूसरी पार्टी हुकूमत में आ जाती है। दिस इज द थर्ड लेवल ऑफ इंटरवेंशन। फोर्थ लेवल ऑफ इंटरवेंशन इज द डायरेक्टली इंटरवेंशन, क्या आर्मी खुद हुकूमत में आ जाती है। ये आमतौर पे ऐसे कंट्रीज में होता है जहां पे जो पॉलिटिकल कल्चर है बहुत वीक होता है या ना होने के बराबर हो, तो वहां फिर हुकूमत खुद इंटरवीन करती है, जिस तरह के इजिप्ट, म्यांमार, जहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर स्ट्रॉन्ग हो, लोग पढ़े लिखे हैं, वेल अवेयर्ड हैं, उनका जुडिशियल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे कंट्रीज में डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं होती। वहां पे अगर इंटरवेंशन हो तो सिर्फ फर्स्ट लेवल पे होती है, इन्फ्लुएंशियल लेवल। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कल्चर होगा, वहां पे इंटरवेंशन होगी भी तो वो सिर्फ फर्स्ट लेवल की होगी। जबकि जो दूसरे कंट्रीज हैं लाइक पाकिस्तान, तो यहाँ पे सेकंड लेवल, थर्ड लेवल इंटरवेंशन हो रही है। पहले फोर्थ लेवल हुआ करती करंटली, सेकंड लेवल लाइक जो डिस्प्लेसमेंट का भी सीन बना, या फिर प्रेशर टैक्टिक्स या ब्लैकमेलिंग। तो जो एवरी कंट्रीज है जहाँ पे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल कल्चर मौजूद है, तो वहां पे वो सेकंड लेवल और थर्ड लेवल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो
जहाँ पे बिल्कुल कल्चर नहीं है तो वहां पे वो आसानी से डायरेक्टली इंटरवेन करते हैं एंड दैट्स इट। What are the levels of intervention? First level is influence. Second level is pressure tactics or blackmailing to the ruling party, to the government to fulfill their demands, to save their interests. The interest may be individual, may be corporate, may be sectional or institutional. Third level of intervention is displacement of the government of the ruling party. And fourth level of intervention is directly intervene, directly come to rule the country. ये फोर्थ लेवल ऑफ इंटरवेंशन होते हैं। हमने इसकी हिस्ट्री भी पढ़ी, यानी इसका पास्ट भी जाना, मिलिट्री के स्ट्रेंथ को भी एनालाइज किया, मिलिट्री की वीकनेस को भी एनालाइज किया, उनके मोटिव्स को भी जाना, उनके मूड को भी देखा, अपॉर्चुनिटीज को भी देखा कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए वो आते हैं, किस लेवल तक वो आते हैं। तो जब वो आ जाते हैं, जब वो हुकूमत संभाल लेते हैं या इंटरवेंशन कर लेते हैं, तो रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है अनार्की सिचुएशन, एक सिविल अनरेस्ट क्रिएट हो जाता है, पाबंदियां लगती हैं, मार्शल लगता है, लोगों की आजादियां जो उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनको वायलेट किया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लिया जाता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट लिमिटाइज कर दिया जाता है। तो जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनको वायलेट किया जाता है और एक सिविल वार लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, लाइक जो करंटली सीरिया में डोमिनेट कर रही। तो ये रिजल्ट्स निकलते हैं अगर मिलिट्री इंटरवीन करे। तो जब मिलिट्री इंटरवीन करती है उसका फ्यूचर क्या होता है, या जो मिलिट्री इंटरवेंशन होती रही है डिफरेंट कंट्रीज में, इनका फ्यूचर क्या है? दुनिया में जो इंटरवेंशन थी, आप उसको किस तरह से देखते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या ये इंटरवेंशन इसी तरह से जारी रहेंगी, इसको रोक लिया जाएगा, या क्या सिनेरियो बनेगा, क्या सीन बनेगा? पाकिस्तान का अगर आप एनालाइज करें तो कमिंग पीरियड में जो मिलिट्री की डायरेक्ट इंटरवेंशन है तो बहुत डिफिकल्ट नजर आ रहा है कि मिलिट्री डायरेक्टली इंटरवेन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इस तरह की कानून साजियां कर दी गई, लाइक 18th अमेंडमेंट, कि जिसके थ्रू मिलिट्री के रोल को कर्टेल कर लिया गया। ना सिर्फ मिलिट्री रोल को कर्टेल कर लिया गया, बल्कि उनमें को हेल्प आउट करने वालों के, उनको फैसिलिटेट करने वालों के लिए भी सजाओं का ऐलान किया गया। उनको भी बताया गया कि आपको भी हाई ट्रिजन भुगतना पड़ेगी। तो वो लोग, वो सियासतदान, वो अदलिया, वो जो लोग उन्हें फैसिलिटेट करते थे, उन पर भी एक पाबंदी लगी, एक चेक लग गया, जो आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जब मुशर्रफ आया तो वो नहीं था। पहले वो जब चाहते, यानी अयूब खान के दौर में, जवाहर हक के दौर में, वो जब चाहते वो आ जाते, डायरेक्टली इंटरवीन करते। लेकिन अब वो लेवल थोड़ा सा कम हो गया, जो फोर्थ लेवल पे डायरेक्ट इंटरवेंशन थी वो अब कम हो गई, थर्ड लेवल पे तो आ गई है ना कम अज कम। ये भी एक हमारी डेवलपमेंट है, ये भी एक खुशआइंद बात है कि जो डायरेक्टली इंटरवेंशन होती थी अब वो डिस्प्लेसमेंट पे आ गई है बात, अब वो बात ब्लैकमेलिंग पे, इन्फ्लुएंस पे आ गई है।
यानी कम से कम 4th लेवल से तो हम निकल गए। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह हमारे यहाँ पॉलिटिकल कल्चर का डेवलप होना है। लोग वेल अवेयर्ड हैं। यानी अभी जो सिनेरियो क्रिएट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट का एक सीन बना, लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक माहौल बन गया हुआ है यूथ के थ्रू कि ये गलत हो रहा है। लोगों का एक डेमोक्रेटिक बिहेवियर बन चुका है, लोग डेमोक्रेसी के लिए उठ खड़े हुए। तो अगर ये चीजें कंटिन्यू रहती, हमारे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कल्चर डेवलप होता है, तो ग्रेजुअली हम इंशाल्लाह डेवलप करेंगे, तो हम थर्ड लेवल से भी निकलेंगे, सेकंड लेवल से भी निकलेंगे। तो जो उनका लेजिटिमेट रोल है ओनली टू इन्फ्लुएंस, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, तो वो कंटिन्यू रहेगा, या सिर्फ वो ही कंटिन्यू रहेगा। बाकी जो भी तमाम कंट्रीज हैं जहां पे ये इंटरवेंशन होते रहे, ऑलमोस्ट उन पे एक चेक लग चुका है। बहुत कम कंट्रीज ऐसे रह गए जहां पे पॉलिटिकल कल्चर डेवलप नहीं हो सका, लाइक म्यांमार और इजिप्ट। लेकिन वहां पर भी अब ग्रेजुअली बेहतरी आ रही है। यानी जो फ्यूचर बताया सैमुअल ए फाइनल ने, वो यही था कि ग्रेजुअली पॉलिटिकल कल्चर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जिन ममालिक में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वहां पे भी इंप्रूव होता चला जाएगा, जहां पे वीक था वो ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, और जहां पे बिल्कुल नहीं है ग्रेजुअली वहां पर भी डेवलप हो जाएगा। So that will be the future of military invention, and that's all about the review of the book The Man on Horseback, the role of military in politics. Hoping हमने तमाम डायमेंशंस इसकी कवर की, और आपको समझ भी आया होगा कि माजी में ये क्या करते थे, किस तरह से करते थे, कौन सी स्ट्रेंथ को यूज करते थे, और जब तक हुकूमत करते थे तो किस तरह से करते थे, और जब इनको बैक जाना पड़ता था टुवर्ड्स डेमोक्रेसी तो वो क्यों जाना पड़ता था, कौन सी इनकी ऐसी वीकनेस, ठीक, और ये अनचैलेंज्ड क्यों रहे, और कंट्री सिनेरियो क्या है और आने वाले वक्त में क्या होगा। So that's all about the book review. Now it's your time. जो आपके कंफ्यूजन हो, जो आपके सवाल हो, जो आपकी राय हो, आप लोग शेयर कर सकते हैं।